Okay, so very good afternoon to all of you all. आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का डिटेल रिवीजन करने वाले हैं अलोंग विद द पास्ट एग्जामिनेशन पेपर्स. सो मैं वापस से आपको कहना चाहती हूँ, जैसे हमने लास्ट रिवीजन में किया था, दिस रिवीजन इज फॉर यू, नॉट. सो यू हैव टू बी टोटली इन्वॉल्व्ड इन द रिवीजन प्रोसेस. प्लस आप लोग क्या करोगे, आपकी जो मेन बुक है वॉल्यूम नंबर 2, उसको आपकी आंखों के सामने रखोगे. जो भी मैं सवाल पूछती हूँ उन सवालों का आपको जवाब देना है. अगर आपको जवाब देने नहीं आ रहा है, या तो अगर आपका जवाब गलत हो जाता है, प्लीज मार्क दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, ताकि घर पे जाके जब आप प्रेपरेटरी लीव में ये पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ोगे, सो यू एग्जैक्टली नो आपके क्या वीकर सेक्शंस है, कहां पे ज्यादा फोकस करना है और कौन से टॉपिक को फास्ट ट्रैक मैनर में करना है. तो आ जाइए वॉल्यूम नंबर 2, पेज नंबर 34. One of our other laws, that is the Indian Contract Act 1872. एक एक करके मैं सवाल पूछ रही हूं, आप लोग जवाब बताना. 5 तरीके के स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फॉर इंटर सिलेबस. सबसे पहला जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी. बताओ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कितने पार्टीज होते हैं? 2. कौन कौन? इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाई. कौन प्रॉमिस दे रहा है? किसे प्रॉमिस दी जा रही है? इज द प्रॉमिस टू मेक गुड द लॉसेस. बट लॉसेस होगा क्या, ये तय है? नहीं. तो लॉसेस हो भी सकता है, ना भी हो सकता है. इन शॉर्ट, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज अ कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट. 3 चीजें हैं जो इंडेमनिटी होल्डर, मतलब इंडेमनीफाइड, कैन रिकवर फ्रॉम द इंडेमनीफायर. विच आर दीज 3 थिंग्स? बोलो. अमाउंट ऑफ लॉसेस, कॉस्ट ऑफ सूट एंड द अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज. कौन सी 3 चीजें? वापस से बोलो तो. अमाउंट ऑफ लॉसेस, कॉस्ट ऑफ सूट एंड अमाउंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज. वेरी गुड. नेक्स्ट स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा है, दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो कि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितनी पार्टीज होती है? कौन से 3? प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर, श्योरिटी. कौन गारंटी दे रहा है? कौन गारंटी दे रहा है? श्योरिटी. किसे गारंटी दी जा रही है और किसके बिहाफ पे गारंटी लेते हो? किसकी लायबिलिटी प्राइमरी है? किसकी लायबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल? श्योरिटी. बिटवीन द श्योरिटी एंड द डेटर, अगर हमारा डेटर माइनर है तो भी क्या चलेगा, बट शुड द श्योरिटी बी केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. जितना पैसा अभी देखिए, इसको इसे देना था, उतना ही पैसा क्या ये इसे देगा? इसको, इसे, उसे, किसे? समझ में आ रहा है? हाँ. एक गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं. बताओ. प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर. क्रेडिटर, श्योरिटी. श्योरिटी, डेटर. मुझे बताओगे आप लोग द डिफरेंशिएशन बिटवीन इंडेमनिटी एंड गारंटी. यहां पे कितने पार्टीज है? 2. यहां पे 2 पार्टीज के नाम बोलो. इंडेमनीफायर, यहां पर प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर. यहां पे लायबिलिटी कॉन्टेंजेंट है, यहां पे लायबिलिटी एग्जिस्टिंग है. एग्जिस्टिंग लायबिलिटी मतलब पैसा तो देना ही है, या तो हमारा डेटर देगा या तो हमारा श्योरिटी देगा. यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने कॉन्ट्रैक्ट है? इंडेमनिटी में एक ही है, और यहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स है. किसके किसके बीच में? वापस से बोलो. प्रिंसिपल, डेटर, क्रेडिटर. क्रेडिटर, श्योरिटी. उसके बाद इंडेमनीफायर की लायबिलिटी प्राइमरी है और अनकंडीशनल है. श्योरिटी की लायबिलिटी सेकेंडरी है एंड कंडीशनल है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल इज, हमारा तो गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ऑल द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट ओवर हियर. राइट्स ऑफ श्योरिटी. अच्छा एक बात बताओ, क्या एक से ज्यादा श्योरिटीज हो सकते हैं? टुगेदर दे विल बी कॉल्ड एज को-श्योर. आपका जो गारंटी है, क्या वो स्पेसिफिक गारंटी हो सकता है? क्या वो कंटिन्यूइंग गारंटी हो सकता है? कौन सी होती है वो गारंटी जो आप लेते हो फॉर अ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन?
स्पेसिफिक गारंटी। और कौन सी होती है वो गारंटी जो आप लेते हो फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन? कंटिन्यूइंग गारंटी। कैन अ कंटिन्यूइंग गारंटी बी रिवोक्ड? यस, बट ओनली फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शंस। क्या बात है? फॉर द पास्ट ट्रांजैक्शन श्योरिटी रिमेन्स लायबल। नेक्स्ट, राइट्स ऑफ श्योरिटी। देखो, श्योरिटी की राइट्स तभी अराइज होती है जब वो उसकी ड्यूटीज निभाता है। और उसकी ड्यूटी क्या होती है? इन द केस ऑफ डिफॉल्ट बाय डेटर, इट इज द ड्यूटी ऑफ द श्योरिटी टू मेक द पेमेंट टू द क्रेडिटर। अगर श्योरिटी ने उसकी ड्यूटी निभाई है, उसको राइट्स मिलते हैं अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट द क्रेडिटर एंड अगेंस्ट द को-श्योरिटीज। 3 लोगों के अगेंस्ट उसको राइट्स मिलते हैं। ऐसा पीपीटी भी मैंने अपनी पीपीटी बुक में दिया था। अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, अगेंस्ट द क्रेडिटर एंड अगेंस्ट द श्योरिटी। हाँ, को-श्योरिटीज। सबसे पहले अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर इज अ राइट ऑफ सबरोगेशन। जैसे ही हमारा श्योरिटी क्रेडिटर को पैसे दे देता है, यस, दिस श्योरिटी विल स्टेप इनटू द शूज ऑफ द, तो जो राइट्स क्रेडिटर के थे अगेंस्ट द डेटर, वही राइट्स श्योरिटी के हो जाएंगे अगेंस्ट द डेटर। एंड राइट ऑफ इंडेमनिटी, डेटर की हरकत के वजह से जो श्योरिटी को लॉस हुआ है, उतना नुकसान वो पर्टिकुलर डेटर से रिकवर कर सकता है। सेट ऑफ, श्योरिटी को पैसा देना है क्रेडिटर को, क्रेडिटर को पैसा देना है श्योरिटी को, तो ये इसे पूरा अमाउंट देगा, वो उसको बाकी का देगा। उसके बदले में हम लोग सेट ऑफ करके जो बैलेंसिंग अमाउंट है वो हम लोग सेटल कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ है, एज एन एडिशनल सिक्योरिटी डेटर ने गारंटी के साथ साथ कुछ सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी क्रेडिटर को, डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया, श्योरिटी ने पूरा पेमेंट जो है वो कर दिया टू द क्रेडिटर, तो क्रेडिटर के पास जो भी सिक्योरिटी है क्या वो देनी पड़ेगी टू द श्योरिटी। यस, एंड राइट ऑफ को-श्योरिटीज, को-श्योरिटीज किस प्रोपोर्शन में कंट्रीब्यूट करते हैं? इक्वल, एंड दे आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल। अगर हमने किसी को-श्योरिटी के बिहाफ पे पेमेंट कर दिया है टू द क्रेडिटर, वी हैव अ राइट टू रिकवर दैट अमाउंट फ्रॉम द अदर को-श्योरिटी। डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, जब मैं कहती हूं डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, मतलब इस केस में अब श्योरिटी लायबल नहीं है। सबसे पहले डेटर और क्रेडिटर ने टर्म्स और कंडीशंस को वेरिएट कर दिया। याद कीजिए, आपकी बैंक में नौकरी लगी थी ऑन माई गारंटी, आपने आपकी सैलरी को कम कर दिया और आपने स्कैंडल करना शुरू कर दिया। जिस दिन से आपका और बैंकर का टर्म और कंडीशन चेंज हुआ है, मतलब डेटर और क्रेडिटर के बीच में टर्म्स और कंडीशंस वेरिएट हुए हैं, उस दिन से क्या श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है? उस दिन से क्या श्योरिटी डिस्चार्ज होता है? मतलब पहले के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए क्या श्योरिटी लायबल है? हाँ है ना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, एकदम ध्यान से सुनना। डेटर और क्रेडिटर ने आपस में डिसाइड किया है, डेटर और क्रेडिटर ने आपस में डिसाइड किया है कि हे डेटर, I want to extend the time period for the goods that I have sold to you. डेटर और क्रेडिटर ने एक्सटेंशन ऑफ टाइम का डिसाइड किया, क्या श्योरिटी डिस्चार्ज होगा? यस, बट अगर क्रेडिटर कोई थर्ड पार्टी के साथ डिसाइड करता है फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, तो श्योरिटी डिस्चार्ज, मतलब क्या श्योरिटी लायबल होता है। वैसे ही और एक केस था जिसमें 2 सिचुएशंस थे। अगर क्रेडिटर वेव्स ऑफ हिज राइट टू स्यू द डेटर, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, क्योंकि इससे क्या श्योरिटी की पोजीशन इंपेयर हो जाती है। मैंने आपको कहा भी था, इंपेयर मतलब टू वीकेंड, कमजोर हो जाना। बट मियर फॉरबिनेंस, वो सेंटेंस याद है आपको? मियर फॉरबिनेंस ऑन द पार्ट ऑफ द क्रेडिटर टू स्यू द डेटर विल नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी, मीन्स द श्योरिटी विल बी लायबल। अरे मैंने राइट को वेव नहीं किया, मैंने बस एक्सरसाइज नहीं किया है। अगर मैं चाहूं मैं स्यू करूं, ना चाहे तो ना करूं, मैंने नहीं स्यू किया है, बट हे श्योरिटी, मेरी पोजीशन लेने के बाद तुम तो स्यू कर सकते हो ना, तुम्हारी पोजीशन इंपेयर नहीं हुई, मतलब तुम लायबल हो कि नहीं? हाँ है ना? यस। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। बेलमेंट में मुझे बताओ कितनी पार्टीज होती? कम ऑन, कौन से 2? बेलर एंड बेल। क्या ट्रांसफर हो रहा है, ओनरशिप या पोजेशन? क्या गुड्स का होना जरूरी है? क्या डिलीवरी देना जरूरी है? क्या पर्पस होना जरूरी है? क्या पर्पस होते से गुड्स को लौटाना जरूरी है? सो नो गुड्स, नो बेलमेंट, नो डिलीवरी, नो बेलमेंट, नो पर्पस। डिलीवरी के 3 मोड्स बताइए, कम ऑन। एक्चुअल, सिंबॉलिक
and construct. So goods are any movable property other than auctionable claim and money. हाँ है ना? अच्छा, कौन गुड्स का ओनर है? बेलर. और कौन गुड्स का पोजेसर है? क्या यहाँ पे पर्पस कुछ भी हो सकता है? ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, सेफ्टी, मॉडिफिकेशन, हाँ है ना, रिपेयर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यूसेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो द पर्पस कैन बी एनीथिंग. हाँ ठीक है, स्टोरेज. द पर्पस कैन बी एनीथिंग इन केस ऑफ अ बेलमेंट. आप लोग मुझे बताओगे बेलमेंट क्या ग्रेचुइटस हो सकते हैं? क्या ये नॉन ग्रेचुइटस हो सकते हैं? अच्छा, कहां पे कंसिडरेशन नहीं है? ग्रेचुइटस. और कहां पे कंसिडरेशन है? नॉन ग्रेचुइटस. अब एक चीज आप लोग मुझे बताओगे, हम लोग क्या करने वाले? ड्यूटीज ऑफ बेली पहले देख रहे हैं. बेली, बेली कौन है? ओनर या पोजेसर? ओनर और पोजेसर. सबसे पहली ड्यूटी ऑफ एवरी बेली इज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स. अपना ही समझ के क्या उसको गुड्स का ख्याल रखना होगा. जैसे कि ये गुड्स मेरे है तो मैं ये गुड्स का कैसे ख्याल रखता, वैसे ही आपको बेलर के गुड्स का ख्याल रखना होगा. और अगर आपने नेग्लिजेंटली बिहेव कर दिया गुड्स को संभालते वक्त या यूज करते वक्त, जो भी पर्पस है बेलमेंट का, जिसके वजह से बेलर के गुड्स को नुकसान पहुंचा है, विल यू बी लायबल फॉर दीज लॉसेस टू द बेलर? हाँ है ना? नेक्स्ट, कैन द बेली मेक एन अनऑथराइज्ड यूज ऑफ द गुड्स? तो जो पर्पस के लिए गुड्स को दिया है, क्या उसी पर्पस के लिए गुड्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा? याद कीजिए, मैंने गाड़ी दी थी आपको शादी के दिन के लिए. अगर आपने अनऑथराइज यूज कर दिया गुड्स का, गुड्स को अगर कुछ नुकसान हुआ है, विल यू बी लायबल टुवर्ड्स द बेलर? कैन द बेलर मिक्स हिज गुड्स विद द गुड्स, सॉरी, कैन द बेली मिक्स हिज गुड्स विद द गुड्स ऑफ द बेलर? तो इसमें मैंने एक पीपीटी बनाया था, याद कीजिए. 1, अगर कंसेंट देके मिक्सिंग हुआ है तो दोनों का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट होगा. बट बेलर का कंसेंट लिए बगैर बेली ने अपने गुड्स को बेलर के गुड्स के साथ मिक्स कर दिया. उसमें 2 सिचुएशन है. गुड्स आर सेपरेबल, गुड्स आर नॉट सेपरेबल. सपोज अगर गुड्स सेपरेबल है, ठीक है, चलो शांति है, वी विल ओनली गिव द सेपरेशन चार्जेस. याद कीजिए, कॉटन आपने जूट बैग्स में रखा है, 2 ब्रांड है, ए और बी. बट कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि गुड्स सेपरेबल नहीं है. मैंने राइस का एग्जांपल दिया था. A1 क्वालिटी बासमती राइस बेलर का है और लो ग्रेड लेवल चावल जो है वो हमारे बेली वेयर हाउस कीपर का है, और उसने अपना चावल का माल बेलर के चावल के साथ मिक्स कर दिया. क्या ये गुड्स को सेपरेट करना पॉसिबल है? तब क्या करना पड़ेगा बेली को? बेली को, वेरी गुड, देना पड़ेगा कॉम्पेंसेशन फॉर द वैल्यू ऑफ द गुड्स टू द बेलर. कौन किसको कॉम्पेंसेशन देगा? बेली बेलर को देगा. वापस तो मुझे बताओ, अगर बेलर का कंसेंट था, क्या दोनों का प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट होगा गुड्स में? बट अगर कंसेंट नहीं हुआ, अब डिपेंड करेगा गुड्स सेपरेबल है या सेपरेबल नहीं है. अगर गुड्स सेपरेबल है, क्या आप सेपरेशन के चार्जेस दोगे? बट अगर गुड्स सेपरेबल नहीं है, आपको क्या देना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन. नॉट टू सेट अप एन एडवर्स टाइटल. बेली बेलर के गुड्स को अपने गुड्स नहीं कह सकता है. ये गुड्स बेलर के थे, है और रहेंगे. बेली सिर्फ है उसका पोजेसर. करीना जी को याद कीजिए, हाँ या ना? टू रिटर्न द गुड्स. सुनो ना, जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो गया, सुन रहे हो क्या मेरी बात? जैसे ही पर्पस कंप्लीट हो गया या जैसे ही समय खत्म हो गया, इज इट द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द गुड्स बैक टू द बेलर? और समय के अंदर अगर गुड्स नहीं लौटाए, विल द गुड्स लाई एट द रिस्क ऑफ द बेली? और अगर गुड्स को नुकसान पहुंच गया, चाहे लॉस एक्सीडेंटल है, चाहे लॉस एक्ट ऑफ गॉड की वजह से, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? बेली विल बी रिस्पॉन्सिबल. अगर गुड्स में अक्रीशन हुआ, अक्रीशन का क्या मतलब है बोलो तो? एडिशन, इंक्रीज. क्या बेली को लौटाने पड़ेंगे ओरिजिनल एज वेल एज अक्रीशन इन द गुड्स? मैंने कौन से एग्जाम्पल्स दिए थे? काउ एंड काफ, शेयर्स एंड बोनस. तो आपको क्या ओरिजिनल शेयर्स प्लस बोनस शेयर्स देने पड़ेंगे? क्या आपको काउ एज वेल एज काफ को लौटाना पड़ेगा? यस, it is the duty of the bailey to return the original goods as well as the accretion in the goods. क्या बात है, वेरी गुड. ड्यूटीज ऑफ बेलर, बेलर टू डिस्क्लोज द फॉल्ट्स नोन. याद कीजिए, ग्रेचुइटस, नॉन ग्रेचुइट. यहां पे डिस्क्लोज करते हैं ओनली द फॉल्ट्स नोन, यहां पे नोन एज वेल एज अननोन. याद कीजिए, हॉर्स कैरेज वॉज अनफिट.
आई डिड नॉट नो अबाउट द फैक्ट, स्टिल एम आई रिस्पॉन्सिबल? फिर मुझे बोलो कौन सा है वो एक्सपेंस, कौन सा है वो एक्सपेंस जो बेली बेयर करता है? हाँ, ऑर्डिनरी, अग्रीड। वर्ड कौन सा? नॉन ग्रेचुइटस ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन बेयर करता है? बेली। बाकी सारे एक्सपेंसेस क्या बेलर बेयर करता है? वाह क्या बात है, सो प्राउड ऑफ यू। टू इंडेमनीफाई द बेली, टू इंडेमनीफाई मीन्स टू मेक गुड द लॉसेस। दो केसेस में बेलर को बेली को इंडेमनीफाई करके देना होता है। वन, बिकॉज ऑफ द डिफेक्टिव टाइटल, BMW हमारी है ही नहीं, चोरी की है, हमारा टाइटल डिफेक्टिव है, मतलब हम लोग तो बेलर है ही नहीं रियलिटी में। उसके वजह से जो भी आपको नुकसान हुआ कोर्ट कचहरी का, लॉयर का, क्या आप वो हमसे रिकवर कर सकते हो? और सेकंड है, अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो जाता है, क्या हुआ बेटा? शिट। एक दिन की रेस्ट लेके ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू करना, ठीक है? नहीं तो ऐसे ही करोगे हावले जैसे। आ जाओ। अगर प्री मैच्योर टर्मिनेशन हुआ है, सुनो ना मेरी बात, तो ऐसे केस में प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस जो बेली ने बेयर किया है, आपकी जिम्मेदारी होगी उसे लौटाने की। आपने आपकी फ्रेंडी को एक्टिवा दी तो थी 7 महीनों के लिए, बट ले ली आफ्टर 5 मंथ्स। प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस आपकी जिम्मेदारी है उसे लौटाने के लिए, हाँ या ना? फिर राइट्स बहुत इजी हो जा रहे हैं क्योंकि इसकी ड्यूटीज उसके राइट्स है, तो इसलिए अभी मैं राइट्स नहीं कर रही हूं, सिर्फ राइट्स में जो अलग वाले पॉइंट है जो कवर्ड नहीं हो ड्यूटीज में, वो मैं करवा रही हूं। एक तो है लियन। व्हाट डू यू मीन बाय लीन? टू रिटेन द फिजिकल पोजेशन इन द गुड्स टिल द टाइम अ डेट ड्यू हैज बीन पेड। दो टाइप का लीन होता है, कौन सा? जनरल एंड पर्टिकुलर। उन्हीं गुड्स पे आप लीन कर रहे हो, उन्हीं गुड्स पे जिन पे चार्जेस पेंडिंग है, उसको क्या कहते हैं? पर्टिकुलर लीन। एंड यू कैन रिटेन द गुड्स, एनी गुड्स, देन दैट विल बी कॉल्ड एज जनरल लीन। विच इज मोर पावरफुल? Which is less powerful? So which lien का right is given to every bailey? No, particular lien का right is given to every bailey. General lien कुछ ही लोगों को दिया जाता है, जैसे कि बैंकर्स। ये फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स हमारे फाउंडेशन के सिलेबस में भी था और इंटर में भी वापस से रिपीट हुआ है। फाउंडेशन में था कॉसी कॉन्ट्रैक्ट्स, और यहां पे हम लोग देख रहे हैं इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। तो मुझे बताओ, कल जाके अगर आपको कोई चीज मिल जाती है रास्ते पे, कहीं पे आप जा रहे होते हो, तो ये क्या चीज आपकी हो जाती है? सो फाइंडर ऑफ गुड्स डज नॉट बिकम द ओनर ऑफ द गुड्स, ही बिकम्स लाइक द बेली ऑफ द गुड्स, ही बिकम्स लाइक द बेली। इसीलिए वापस से उसका क्रॉस रेफरेंस जो है ना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आया है। पहली बात तो मुझे बताओ, इफ यू बिकम द बेली ऑफ द गुड, is it your duty to find the true owner? और जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता है, to take reasonable care of the goods, मतलब as a bailey जो भी आपके राइट्स है और ड्यूटीज है वो आपको भी अट्रैक्ट करेंगे, दो यू आर द फाइंडर ऑफ द गुड्स, बिकॉज वी आर ट्रीटिंग द फाइंडर ऑफ गुड्स एज द बेली ऑफ द गुड्स। बेलर नहीं बेटा, बेली ना। वी आर ट्रीटिंग द फाइंडर ऑफ गुड्स एज द बेली ऑफ द गुड्स। देखो ना, सुनो ना मेरी बात, मैंने आपको यहां पे बताया भी था, अगर बेलर ने मतलब ट्रू ओनर ने गुड्स के ऊपर रिवॉर्ड डिक्लेयर किया है, रिवॉर्ड, तो ऐसे केस में डू यू हैव द राइट टू गेट द रिवॉर्ड? और अगर वो बंदा रिवॉर्ड ना दे, कैन यू स्यू मी? याद कीजिए मेरा स्न्यू वीक हो गया था। कैन यू स्यू मी टू गेट द रिवॉर्ड्स? बट हो सकता है आपने कुछ खर्चा किया था ट्रू ओनर को फाइंड करने के लिए, ये एक्सपेंसेस के लिए यू ओनली हैव द राइट ऑफ, हाँ या ना, पर्टिकुलर लीन, बट यू विल नॉट बी एबल टू स्यू मी फॉर द एक्सपेंसेस। जनरली फाइंडर ऑफ गुड्स कैन नॉट सेल द गुड्स, बट इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस फाइंडर ऑफ गुड्स कैन सेल द गुड्स। वन, द गुड्स आर पेरिशेबल इन नेचर। फिर उसके बाद नॉन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस आपने इनकर किए हैं वो गुड्स के 2/3 वैल्यू से ज्यादा है, हाँ या ना? और रीजनेबल डिलिजेंस से भी वो बंदा अगर मिल ही नहीं रहा है, गुमशुदा हो गया, तब उस केस में आप गुड्स को बेच सकते हो।
Yes or no, guys? Yes. So these are the rights of a finder of lost goods. Yes or no, guys? Yes. Fourth kind of special contract, and that is the contract of pledge. Pledge में भी दो पार्टीज होती है, पॉनर एंड पॉनी. क्या गुड्स का होना जरूरी है? क्या डिलीवरी होना जरूरी है? क्या पर्पस होना जरूरी है? क्या पर्पस सिक्योरिटी होना जरूरी है? और जैसे ही पर्पस फुलफिल हो जाता है, क्या गुड्स को लौटाना जरूरी है? इज प्लेज अ काइंड ऑफ अ बेलमेंट? Though pledge is a kind of a bailment, there are certain differences between a bailment and a pledge. बता मुझे एक एक करके. यहां पे पर्पस, ये बेलमेंट है, ये प्लेज है. यहां पे पर्पस कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी ट्रांसपोर्टेशन, यूसेज, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, स्टोरेज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. यहां पे पर्पस कैन ओनली बी सिक्योरिटी. बेलमेंट के केस में क्या बेली गुड्स को यूज कर सकता है? यस. बट प्लेज के केस में पॉनी गुड्स को यूज नहीं कर सकता. बेलमेंट के केस में बेली गुड्स को बेच नहीं सकता, बट प्लेज के केस में पॉनी नोटिस देने के बाद गुड्स को बेच सकता है. हाँ है ना? एवरी प्लेज इज अ बेलमेंट, but every bailment may not be a pledge. So there is one in another. Yes or no, guys? Yes. Next. ये ना मैं यहां से ही पढ़ा लेती हूं. एक पीपीटी था ना मेरा, उससे आसान हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा सारा का सारा. प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट याद कीजिए, ये वाला. क्या बताना उसमें? ग्रेचुइटस मतलब जहां पे कंसिडरेशन नहीं है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है. नॉन ग्रेचुइटस मींस जहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व्ड है. हाँ, अच्छा, डिफरेंस की बात कर रहे हो क्या? ओ हाँ. और एक डिफरेंस वो बोल रही है मैम, बेलमेंट में भी ग्रेचुइटस और नॉन ग्रेचुइटस. प्लेज जो है विल ऑलवेज बी नॉन ग्रेचुइटस इन नेचर. ओके ओके, आई थॉट यू वर आस्किंग मी समथिंग. सुनो ना, 4 चीजें होती है. नहीं नहीं, कुछ भी मत बोलो. एसी के अंदर थोड़ी ना रह सकता है. सीरियसली ऐसे मत करो आप लोग. चुप बैठो. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. हाँ, इट इज ओके, आई एम नॉट स्केयर. चूहा बोल के बिल्ली की आवाज निकाल रहे हो. सुनो मेरी बात. इट इज, बेटा एम्बुलेंस का क्या संबंध है यहां पे, बताओ मुझे. चार चीजें हैं जो हमारे प्लेजर को जो हमारे पॉनर को पॉनी को लौटाने होते हैं. प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट देयर ऑन, ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस. जहां तक प्रिंसिपल अमाउंट की बात है, यू कैन एक्सरसाइज बोथ लीव as well as you can sue the other party to get the principal amount. Interest के लिए भी same thing है, ordinary expenses के लिए भी same thing है. Extraordinary expenses के लिए you cannot exercise the right of lien, but you can sue the other party. Suppose फिर भी borrower ने payment नहीं दिया, तो goods pledged को आप बेच सकते हो after sending a reasonable notice. नोटिस में समय लिखा होगा कि इतने समय के अंदर पेमेंट कर लीजिए. इतने समय के अंदर अगर पेमेंट कर लिया क्या बात है, बट अगर पेमेंट ना किया तो उस केस में यू कैन सेल द गुड्स प्लेज्ड. गुड्स बेचने के बाद क्या हो सकता है? सरप्लस. सरप्लस मतलब सेल प्रोसीड्स आर हायर देन द अमाउंट ड्यू, या तो हो सकता है अ डेफिसिट. डेफिसिट में सेल प्रोसीड्स आर लेस देन द अमाउंट ड्यू. अगर surplus हुआ है, it is a duty of the pawnee to return the surplus back to the pawner. But अगर deficit हुआ है, it is the right of the pawnee to recover the deficit from the pawn. Yes or no, guys? Yes.
और हमारा एक लास्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. एजेंसी में कितने पार्टीज होते हैं? कम ऑन टेल मी. दो. कौन से? प्रिंसिपल एंड एजेंट. फॉर द एक्ट्स ऑफ द एजेंट हु इज रिस्पॉन्सिबल? प्रिंसिपल इज लायबल. मुझे आप लोग बताओगे एजेंट अगर माइनर है तो भी क्या चलेगा? बट शुड द प्रिंसिपल बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? एजेंसी बहुत मोड से क्रिएट हो सकती है. वन ऑफ द फर्स्ट मोड इज द एक्सप्रेस मोड. एक्सप्रेस ईदर ओरली और इट कुड बी इन राइटिंग. इम्प्लाइड के भी दो टाइप्स है. कौन से बोलो? बाय एस्टॉपिल एंड बाय होल्डिंग आउट. बताओ तो कौन से इम्प्लाइड के दो टाइप्स? एस्टॉपिल या तो होल्डिंग आउट. देन एजेंसी कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय नेसेसिटी, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. एग्जाम्पल बताओ ऑपरेशन ऑफ लॉ. पार्टनरशिप या तो फिर कंपनीज एक्ट में अ कंपनी एंड अ डायरेक्टर. रैटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? टू गिव सब्सिक्वेंट अप्रूवल. टू गिव रैटिफिकेशन अगर हो जाता है तो क्या प्रिंसिपल लायबल हो जाता है? यस. एजेंट के एजेंट को क्या कहते हैं? डज द सब एजेंट वर्क बिलो द पावर ऑफ द एजेंट? सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल. बट जो भी कॉन्ट्रैक्ट सब एजेंट ने थर्ड पार्टी के साथ एंटर किए है, द प्रिंसिपल विल बी लायबल इफ द सब एजेंट हैज बीन प्रॉपरली अपॉइंटेड. Getting this or no, my dear friends? Substituted agent. सुनो ना मेरी बात. Where the principal is not in a position to appoint an agent, he tells his existing agent to appoint an agent for some other work. For some, this other person appointed is known as the substituted agent. But जब हमारा original agent प्रिंसिपल के लिए कोई दूसरा एजेंट अपॉइंट कर रहा है, मुझे बताओ शुड ही एक्सरसाइज रीजनेबल केयर एंड डिलिजेंस? उतना ही डिलिजेंस उसको एक्सरसाइज करना पड़ेगा जैसे कि अगर वो खुद के लिए एजेंट अपॉइंट करता तो वो किसे अपॉइंट करता? वैसा ही एजेंट अपॉइंट करके देना है टू द प्रिंसिपल. एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वर्क एट पार विद ईच अदर, जबकि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वर्क्स बिलो द पावर ऑफ द एजेंट. नहीं याद आ रहा है आपको? पता नहीं, मुझे मैं कहना चाह रही थी सब एजेंट वर्क्स बिलो द पावर ऑफ द एजेंट एंड सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वर्क्स एट पार ऑफ द एजेंट. उल्टा बोला क्या? ओके, सॉरी, मेरी मिस्टेक है. एजेंट्स के टाइप्स. ओके, on the basis of, याद कीजिए, on the basis of authority, agents are divided into three types. कौन से three types है? Special agent, general agent, universal agent. तो कौन सा है वो agent who is appointed for a particular act, for a particular business? जनरल एजेंट. हर वो कोई चीज जो प्रिंसिपल कर सकता है वो एजेंट भी कर सकता है. तो किसकी ऑथोरिटी अनलिमिटेड है? हाँ, सुपर पावर मत बोलो. कौन सा एजेंट है वो? यूनिवर्सल एजेंट. कौन से एजेंट की ऑथोरिटी सबसे ज्यादा लिमिटेड है? स्पेशल एजेंट. और स्पेशल से ज्यादा बट यूनिवर्सल से कम इज अ जनरल एजेंट. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस, agents are classified into two types: mercantile and non-mercantile agent. An agent who deals in goods is known as an agent who deals in services. Non-mercantile agent is a wife also considered as an agent of her husband. अगर हाँ तो फिर अब मुझे बताओ, can a wife pledge her husband's credit for her necessities? But husband will not be liable in three cases. Goods purchased are not necessaries. Wife is given sufficient money for the purchasing of necessaries. And third point is, trader is expressly warned not to give credit to his wife. तो उस केस में husband liable. Duties of an agent. पहले 4 पॉइंट्स मैंने एक साथ आपको पढ़ाए थे. जो भी डायरेक्शन हमारा प्रिंसिपल कहता है उसी डायरेक्शन के हिसाब से क्या एजेंट को काम करना पड़ेगा. अगर एजेंट ने डायरेक्शंस प्रिंसिपल के फॉलो नहीं किए और एजेंट की वजह से प्रिंसिपल को कुछ नुकसान हो गया, क्या एजेंट को प्रिंसिपल को भरपाई देनी पड़ेगी? अगर इंस्ट्रक्शंस नहीं है, आप कस्टम देखो,
और कस्टम के हिसाब से काम करो। कस्टम भी नहीं है तो भी खुद का दिमाग इस्तेमाल नहीं करना है। सीक फॉर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल। अरे हाँ है ना। और जब कभी भी आप आपके प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते हो, ऐसा काम कीजिए जैसे कि बिजनेस आपका ही है। वही रेलिजेंस, वही स्किल और वही केयर आपको आजमाना पड़ेगा फॉर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ आवर प्रिंसिपल। तो अगर आपका धंधा होता कि आप कोई इंसॉल्वेंट पर्सन को गुड्स क्रेडिट पे बेचते, तो प्रिंसिपल के लिए ऐसे कैसे कर दिया? आप नेग्लिजेंट थे, आपने केयरलेस एटीट्यूड बताया, आप ये लॉस के लिए लायबल रहोगे टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। क्या हमारा एजेंट सीक्रेट प्रॉफिट कमा सकता है? अगर सीक्रेट प्रॉफिट कमा लिया और उसकी चोरी पकड़ी गई, क्या प्रिंसिपल को रीइंबर्समेंट देना पड़ेगा? एजेंट कैन नॉट डील ऑन हिज ओन अकाउंट। अपने खुद के नाम पे उन्हों ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। अगर करना भी है, सारे फैक्ट्स डिस्क्लोज करो और प्रिंसिपल का कंसेंट लो। और अगर आपने ये नहीं किया ना, यू विल बी लायबल टुवर्ड्स द प्रिंसिपल। या तो फिर प्रिंसिपल कैन रिसाइन दैट कॉन्ट्रैक्ट विथ विच एजेंट एंटर्ड इन हिज ओन अकाउंट। यस और नो गाइस? अरे बोलो ना। राइट्स क्या है एजेंट के? राइट्स रेम्युनरेशन पाने के, रीइंबर्समेंट पाने का और एडवांसेस पाने का। इसमें से अगर कुछ भी नहीं किया, देन द एजेंट कैन एक्सरसाइज लीन। हाँ है ना? अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, बोलो आलिया वाला एग्जाम्पल। हु इज एन अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल? ऐसा प्रिंसिपल जिसका नाम ही डिस्क्लोज नहीं किया गया। तो एजेंट ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि वो एजेंट नहीं बल्कि खुद प्रिंसिपल है। हु विल बी लायबल? एजेंट और प्रिंसिपल? एजेंट और प्रिंसिपल? एजेंट और प्रिंसिपल? एजेंट विल बी लायबल। प्रिंसिपल यहां पर लायबल हाँ। तो फिर क्या आप लोग मुझे बता सकते हो फिर वो कौन से हो गए वो सर्कमस्टेंसेस जहां पे एजेंट खुद पर्सनली लायबल होता है? हाँ, ब्रीच ऑफ वारंटी भी है। वन, एक एक करके सारे देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली दिया है, कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली दिया है। आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन किया इन योर ओन नेम, ओन नेम, ओन नेम, मतलब एजेंट ने बताया जैसे कि वो खुद प्रिंसिपल ही है, तब प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, एजेंट लायबल होगा। यू आर वर्किंग फॉर अ फॉरेन प्रिंसिपल, यू आर वर्किंग फॉर अ कंसील्ड प्रिंसिपल, मतलब एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल। यू आर वर्किंग फॉर अ प्रिंसिपल हु कैन नॉट बी स्यूड फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। यू एक्सीडेड योर ऑथोरिटी। मैंने आपको मेरा कार इंश्योरेंस लेने कहा था, आपने कार और लाइफ इंश्योरेंस दोनों ही ले लिया। अब बताइए मुझे, आई विल बी लायबल ओनली टू पे द प्रीमियम फॉर कार इंश्योरेंस, नॉट फॉर लाइफ इंश्योरेंस। बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट सेपरेबली नहीं है, विद इन ऑथोरिटी एंड बियॉन्ड ऑथोरिटी, मैंने बर्थडे के दिन आपको 1 kg का केक लाने बोला, आपने 1.5 kg का केक लाया, वी कैन नॉट सेपरेट वन फ्रॉम हाफ। वो केक एज अ होल है, यू विल बी लायबल फॉर द होल कॉन्ट्रैक्ट। यस और नो गाइस? पैसा फ्रॉड या मिस्टेक से दिया है तो प्रिंसिपल से पूरा पैसा रिकवर नहीं कर सकते। और एजेंट ने अगर कोई सिविल रॉन्ग किया है, हर कोई चीज के लिए, हर कोई हरकत के लिए एजेंट के आप प्रिंसिपल को लायबल ट्रीट नहीं कर सकते। यस और नो गाइस? यस। एजेंसी कपल्ड विद इंटरेस्ट, बोलो कपल्ड विद इंटरेस्ट। पहले क्या आया, एजेंसी या इंटरेस्ट? पहले क्या आया, एजेंसी या इंटरेस्ट? पहले आया इंटरेस्ट। याद कीजिए, राम वॉज इंटरेस्टेड इन श्याम। आपने वो एग्जाम्पल नहीं लिखा था? पहले यू ऑल डिड नॉट राइट डाउन दैट एग्जाम्पल। पहले क्या था, इंटरेस्ट था कि एजेंसी था? उसी इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया है, एजेंसी को क्रिएट किया है। इसी एजेंसी को कहते हैं एंड एजेंसी कपल्ड विथ, इसी एजेंसी को कहते हैं एजेंसी कपल्ड विथ। ऐसी एजेंसी इररिवोकेबल होती है नेचर में। कुछ भी याद नहीं है? एक मिनट, बार 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 ये नीचे आ जा रहा है। बेलमेंट आ गया ना, ये रहा, ये देखो 202। देखो राम श्याम भी मैंने सही लिखा है। एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट,
डेटर क्रेडिटर मतलब राम को शाम को पैसे देने हैं, सही ना? एक मिनट, हाँ बराबर है, राम को शाम को पैसे देने हैं, मतलब श्याम इज इंटरेस्टेड इन राम बिकॉज उसको उससे पैसे आने हैं, उसी को सेटिस्फाई करने के लिए ही अपॉइंटेड श्याम एज एन एजेंट टू सेल हिज हाउस। अब जब श्याम घर बेचेगा, पहले वो उसके ड्यूज लेगा, फिर एज एन एजेंट कमीशन लेगा, एज एन एजेंट एक्सपेंसेस और एडवांसेस और नेट रेमिटेंस जो है वो राम को देगा। यही एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट इज इररिवोकेबल इन नेचर, इट इज इररिवोकेबल इन नेचर। सेक्शन नंबर 202, एजेंसी कपल्ड विथ इंटरेस्ट। पहले एनआई रिवाइज करेंगे या क्वेश्चंस देखेंगे? क्वेश्चंस देखने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, फिर उसके बाद एनआई रिवाइज करेंगे और एनआई के क्वेश्चंस, ऐसा? ठीक है, चलो। क्यों नहीं आए थे बेटा? क्योंकि आप बीमार थे, और फिर और आइसक्रीम खा के बीमार होना है? If you all see any questions relating to Indian Contract Act, please just stop me. फटाफट, मेरे पास समय नहीं है, मेरे को पूरा इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट भी रिवाइज करना और क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, तो प्लीज टाइम पास मत कीजिए, समय नहीं है मेरे पास। इनफैक्ट मुझसे ज्यादा आपके पास नहीं है। हाँ, ABC Limited sells its products through some agents and it is not in custom of their business to sell the products on credit. It is not a custom to sell the products on credit. Mr. Pintu, one of the agents, sold the goods of ABC Limited, मतलब ABC Limited principal, Pintu agent, sold the goods to Messrs. Parul Private Limited on credit. और ये कंपनी was insolvent at the time of such sale. ABC Limited sued Pintu for compensation towards the loss caused due to the sale of product to Parul Private Limited. Will ABC succeed in the claim? हाँ, yes, तो मुझे पता था आप लोग जवाब दे पाओगे। क्यों? क्यों बोलो? Why? पहली बात तो मुझे बताओ, क्या इट इज द ड्यूटी ऑफ द एजेंट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रिंसिपल? सेकेंड, इफ देर आर नो इंस्ट्रक्शंस, डू यू हैव टू फॉलो द कस्टम्स? हाँ है ना? एंड प्लस, जब कभी भी आप प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करते हो, डू यू हैव टू एक्सरसाइज द सेम स्किल्स, diligence, as if you are doing the business for yourself? यहां पर कस्टम फॉलो नहीं हुआ है, तो क्या यहां पे ब्रीच हुआ है? प्लस वो तो छोड़ दो, आपने गुड्स क्रेडिट पे बेचे भी तो किसे बेचे? एन इंसॉल्वेंट पर्सन, मतलब आप नेग्लिजेंट थे, केयरलेस थे, तो जो भी लॉस हुआ है उसके लिए एजेंट पिंटू विल बी लायबल टू द प्रिंसिपल ABC Limited. हाँ है ना? 4 marks into your pocket.
मई और नवंबर 18 दो पेपर्स कर लेते हैं। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पता नहीं, समय मिलेगा तो आखिरी में एक साथ करेंगे, क्योंकि मुझे 45 मिनट्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने के लिए ही लग गए और मुझे नेगोशिएबल भी करना ही है। नेगोशिएबल का ये सवाल है, ये भी नेगोशिएबल का है। एक मिनट बेटा। गिव 4 डिफरेंसेस बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज। कम ऑन, बेलमेंट एंड प्लेज। यहां पे दो पार्टीज के नाम बताओ, बेलर बेली, प्लेजर प्लेजी। यहां पे पर्पस कैन बी एनीथिंग, यहां पे पर्पस हैज टू बी सिक्योर। यहां पे गुड्स को यूज कर सकते हैं, यहां पे गुड्स को यूज नहीं, यहां पे गुड्स को बेच नहीं सकते हैं, यहां पे नोटिस देने के बाद गुड्स को बेच सकते हैं। सो 4 डिफरेंसेस हमारे हो गए। आराम से बेटा संभालो अपने आप को। और एक क्वेश्चन है। मिस्टर डी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी अमाउंटिंग टू 5 lakhs. He asked K for the money. किसने किसको पैसे दिए? K ने D को। K lent the money on the sureties of A, B and N without any contract between them that in case of default in repayment of money by D to K, कौन कितना पैसा देगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। बट करेंटली हमें ये समझा है, बताओगे आप लोग डेटर कौन है? डेटर मैंने आपको कहा है जब कभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से सवाल आता है, दैट टू रिलेटिंग टू गारंटी, यू हैव टू ड्रॉ दिस ट्राइंगल। हु इज द डेटर, हु इज द क्रेडिटर एंड हु आर द श्योरिटीज? ए, बी एंड सी। के ने डी को कितना पैसा दिया है? 5 लाख। अभी देखो क्या हुआ है, 5 लाख ही दिया ना बराबर। डी मेक्स द डिफॉल्ट इन द पेमेंट, जिसका शक था वही हुआ, डेटर ने डिफॉल्ट कर दिया। बी रिफ्यूजेस टू कॉन्ट्रीब्यूट, examine whether B can escape the liability. So B is one of the co-sureties. In case of default, the co-sureties will be liable to make the payment to Mr. K jointly and severally and in an equal proportion. Yes or no guys? Yes. मैंने आपको कहा था ये 10 से 12 मार्क जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, वो क्लास में ही आप ले लेना। यहां पे क्यों आई हूं मैं? शायद इतने ही हो गए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सवाल। वाह, और एक सवाल है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही है ये भी। मिस्टर राहुल, अ ट्रांसपोर्टर, was entrusted with the duty of transporting tomatoes from a rural farm to a city by Ashwin. हाँ, राहुल इज द ट्रांसपोर्टर, मतलब वो एजेंट है या प्रिंसिपल है? एजेंट है प्रिंसिपल। और अश्विन कौन है उसका? प्रिंसिपल। ड्यू टू हैवी रेन्स राहुल वॉज स्ट्रैंडेड फॉर मोर देन 2 days. राहुल सोल्ड द टोमेटोज बिलो द मार्केट रेट इन द नियर बाय मार्केट वेर ही वॉज स्टैंडेड फ्योरिंग दैट द टोमेटोज में पेरिश, मतलब खराब हो जाएंगे। कैन अश्विन रिकवर द लॉस फ्रॉम राहुल ऑन द ग्राउंड दैट राहुल हैज एक्टेड बियॉन्ड हिज ऑथोरिटी? बट कॉन्सेप्ट बोलो मुझे, कॉन्सेप्ट। नो, इट इज नॉट गुड्स आर पेरिशेबल, वो एजेंसी में नहीं आएगा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट। मतलब हाँ, इट विल बी एजेंसी बाय नेसेसिटी। वो जो रेलवे ऑफिसर का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, लास्ट दिन पे पक्का। एजेंसी बाय नेसेसिटी, यहां पे एजेंट बन गया है हमारा राहुल। देखो पहले ट्रांसपोर्टर की जब मैं बात कर रही थी ना, तब ऐसे नजर आ रहा था बेलर बेली का रिलेशनशिप है। बेलर बेली, जो बोलना है बोल दो। सुनो, छोड़ो, बेलर बेली का रिलेशनशिप पहले नजर आता है, जहां पे बेलर अश्विन है और राहुल जो है वो बेली है। अब तो जो देने वाली हूं ना वो भी नहीं दोगी, छोड़ दो अभी, बस अब मैंने भी दिल पे ले लिया।
छोड़ो अभी, लास्ट दिन पे सोचा था कुछ तो अब छोड़ दो। वैसे भी मैं कंजूस हूं ना, हाँ वही तो एग्जैक्टली, रहने दो। आ जाओ, सुनो ना, यहाँ पे आएगा एजेंसी बाय नेसेसिटी। सिचुएशन ऐसी है एंड इट इज द डिमांड ऑफ द टाइम दैट वी शुड सेल द टमेटोज, नहीं तो अगर नहीं बेचा जो माल है वो भी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हाँ या ना। तो मुझे बता, कैन अश्विन रिकवर द लॉसेस फ्रॉम राहुल? द आंसर विल बी नो। काफी मार्क्स, काफी सारे सवाल जो है वो पूछे गए थे इन मे 2018 अटेम्प्ट। ये नेगोशिएबल का है। और एक लेती हूं मैं, और एक फटाफट फटाफट, फिर 1 बजे चालू करती हूं। एनआई, प्लीज टेल मी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ड्रॉई बैंक मतलब एनआई है, चेक मतलब एनआई है, शेल्फ प्रोस्पेक्टस कंपनीज एक्ट, वोटिंग पावर मतलब कंपनीज एक्ट, ये जनरल क्लॉजेस, प्रॉक्सीज मतलब कंपनीज, कोरम कंपनीज एक्ट। कहां पे? What are the rights available to a finder of lost goods under the Indian Contract Act? पहली बात तो मुझे बता, finder of lost goods, does he become the bailey of the goods? As a bailey, जो उसके rights होते हैं वो इसके भी rights हो गए। Reward के लिए first right, he can sue the original owner for the reward. जहां तक expenses की बात है, he cannot sue, but he can exercise the right of lien. Finder of lost good also has the right to sell the goods, but only under certain circumstances. 1, the goods are perishable in nature. Expenses borne are more than 2/3 of the value of the goods. Gumshuda, he cannot be found by reasonable search. तब ऐसे केस में finder of lost goods can sell the goods found. Yes or no guys? Yes. इसके नीचे वाला भी, Amar bailed 50 kgs of high quality sugar to श्रीजीत who owned a kirana shop. अच्छा, इंस्टीट्यूट भी किराना शॉप ही लिखती है। Promising to give ₹200 at the time of taking back the bailed goods. मतलब बेसिकली ये जो bailment है, it is for consideration, not gratuitous. Shrijit's employee, unaware of this, mixed 50 kgs of sugar belonging to Amar with the sugar in the shop and packed it for the sale when Shrijit was away. क्या यहां पे हुआ है? मिक्सिंग ऑफ गुड्स। गुड्स जो मिक्स हुए वो क्या है? शुगर, नॉट सेपरेबल। दिस केम टू द लाइट ओनली व्हेन अमर केम आस्किंग फॉर द शुगर ही हैड bailed with Shrijit at the price of the specific quality of sugar was trebled. What is the remedy available to Amar? Amar can ask for compensation from Shrijit because without his authority the goods were mixed and the goods are not separable in nature, so we can ask for compensation. Indoor Management Companies Act है। Charges, auctioneer, Indian Contract Act है, auctioneer। Azhar consigned electronic goods for sale to Aziz. Aziz employed Rahim, a reputed auctioneer, to sell the goods consigned to him through auction. Aziz authorized Rahim to receive the proceeds and transfer the proceeds once in 45 days. Rahim sold goods on auction for 2 lakhs, but before transferring the proceeds of the auction, he became insolvent. आपको समझा हुआ क्या है? अजहर कंसाइंड, कंसाइनमेंट मतलब समझता है, गुड्स फॉर सेल टू अजीज। कंसाइनर ने अपने गुड्स कंसाइनी को दिए, मतलब अजहर और अजीज का जहां तक रिलेशनशिप है
प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब अजीज जो है, अजीज देखो ना, सुनो, मैं एक बार सुन लो आप मेरी बात, फिर आपको जो बोलना है बोलो। सुनो मेरी बात। अजहर और अजीज के बीच में एजेंसी का रिलेशनशिप है, जहां अजहर प्रिंसिपल है और अजीज एजेंट है। अब हुआ क्या है, देखो, जब अजहर ने अजीज को गुड्स दिए हैं, तो उसने कहा ये गुड्स मैं आपको दे तो रहा हूं, बट इट इज फॉर सेल। इट इज फॉर व्हाट? सेल। Aziz employed Rahim, a reputed auctioneer, to sell the goods consigned to him through auction. अब देखो, जहां तक मैं नॉर्मल कंसाइनमेंट की बात करती हूं, नॉर्मल कंसाइनमेंट में कभी भी ऑक्शन की बात नहीं आती है। मतलब अब देखो क्या हुआ है, हमने और एक एजेंट को बीच में लाया है। अब एक मिनट रुको, इट कुड ईदर बी सब एजेंट, इट कुड ईदर बी अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। ये अभी तक कंक्लूजन आया ही नहीं है, सुनो मेरी बात। फिर उसके बाद अजीज ऑथराइज, देखो ये सेंटेंस आप देखो, अजीज ऑथराइज रहीम टू रिसीव द प्रोसीड्स एंड ट्रांसफर दोज प्रोसीड्स वंस इन 45 days. Rahim sold the goods on auction for 2 lakhs, but before transferring the proceeds of the auction became insolvent. As is the liability of Aziz अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहला तो सवाल ये आता है कि अजीज जो है, इज ही अ सब एजेंट और अ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट? देखो, वो एजेंट तो नहीं है, क्योंकि अजहर का एजेंट अजीज है। और अब मुझे बताओ, ये जो रहीम है वो सब एजेंट है या सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है? यस, वेरी गुड, ही विल बी कॉल्ड एज अ सब। क्यों? मैं आपको बताती हूं। वही काम के लिए अजहर ने अजीज को, और वही काम के लिए अजीज ने रहीम को अपॉइंट किया है। तो एजेंट के एजेंट को कहते हैं सब एजेंट। और इनफैक्ट मैं ये सेंटेंस को क्यों 2 बार रीड किया, देखो, अजीज ऑथराइज रहीम। किसने ऑथोरिटी दी है? अजहर ने नहीं, अजीज ने। मतलब एजेंट का एजेंट है सब एजेंट। नहीं समझा आपको? बट अब देखो सवाल ये उठता है, गुड्स को बेच दिया, 2 लाख रुपए भी आ गए, बट पेमेंट देने के पहले वो उन्होंने इंसॉल्वेंट हो गया है। इंस्टीट्यूट ने यही क्लियर नहीं किया सब एजेंट इज प्रॉपरली अपॉइंटेड और नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। ये क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं है, क्योंकि यहां पे अजहर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है कि अजहर को पता है या नहीं रहीम अपॉइंटेड है, उसने ऑथोरिटी दी है या नहीं दी है, मतलब ऑब्जेक्ट तो नहीं किया है ना, कंसेंट तो दिया ना, इसके बारे में इंस्टीट्यूट साइलेंट है। और जब कभी भी इंस्टीट्यूट साइलेंट होती है, यू हैव टू राइट बोथ द केसेस। तो आपको दोनों भी चीजें लिखनी पड़ेगी। इफ द अपॉइंटमेंट ऑफ सब एजेंट दैट इज रहीम इज प्रॉपर, देन इन दैट केस ही विल बी लायबल टू मेक द पेमेंट। तो फिर वो लायबल होता है, और अगर नहीं है तो फिर वो लायबल नहीं होता है। तो थ्योरी में आपको दोनों चीजें भी लिखनी पड़ेगी, बट रेफरेंस में आप सब एजेंट का पॉइंट बताओगे, एनालिसिस में बताओगे कौन एजेंट है, कौन सब एजेंट है और कौन प्रिंसिपल है। और फिर कंक्लूजन में आप दोगे केस 1, केस 2, इफ ही इज प्रॉपरली अपॉइंटेड, इफ ही इज नॉट प्रॉपरली अपॉइंटेड। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? अरे बोलो ना। यस, हाँ, तो फिर लायबल होगा, प्रिंसिपल लायबल होगा। प्रिंसिपल लायबल होगा मतलब वैसे भी सेल तो हो चुका है, मतलब अब पेमेंट देना ही पड़ेगा वैसे। और बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये तो हमारा एनआई एक्ट का। तो ऐसे करके अगर आप देखोगे, मई 18 में 8, 12, 13, हाँ मतलब 15 मार्क्स के सवाल जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पूछे थे, और नवंबर 18 में अप्रोक्सीमेटली पूछे थे 9। मिनिमम इज 9 मार्क्स, कैन गो अप टू 15 मार्क्स। तो दोनों अटेम्प्ट्स में एक्सट्रीम पूछा था, एक में 9 ही पूछ लिया और एक में 15 तक के जो सवाल है वो पूछे गए थे। ऐसा क्यों होता है माय डियर फ्रेंड्स? आपका कंपल्सरी अटेम्प्ट करना जो है वो 100 मार्क का होता है, बट विथ ऑप्शन जो है दैट इज 116 to 120 मार्क्स। कुछ कुछ एग्जामिनेशन में 116 के सवाल होते हैं, कुछ कुछ अटेम्प्ट्स में 120 के सवाल होते हैं। तो ये मई 18 का जो पेपर था ना, इंस्टीट्यूट ने 120 मार्क्स का पेपर बनाया था, जिसमें से 100 मार्क्स अटेम्प्ट करना था। और नवंबर 18 का जो पेपर था उसमें इंस्टीट्यूट ने 116 मार्क का सवाल ड्राफ्ट किया था, जिसमें से आपको 100 मार्क के जो नंबर थे वैसे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना कंपल्सरी थे। तो उसके हिसाब से क्या हो जाता है, मिनिमम तो 9 मार्क्स फिक्स ही है। 3 क्वेश्चंस होते हैं 3-3 मार्क्स के, या तो कभी कभार इंस्टीट्यूट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 2 सवाल पूछता है, 5 और 4, 9 मार्क्स। हाँ,
कंपल्सरी वाले। और फिर जो ऑप्शन का होता है, या तो वो 3 के लिए पूछ सकता है, या तो वो 4 के लिए पूछ सकता है, या तो वो ना भी पूछे, ऐसा भी हो सकता है। या तो फिर जैसे कि नवंबर 18 में 3 3 3 वैसा भी इंस्टीट्यूट कर सकता है। तो फिर मिनिमम वेटेज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अप्रोक्सीमेटली 9 मार्क्स। एक्चुअली अदर लॉज में वही है 10 10 10 10, तीनों अदर लॉज है। मिनिमम, मैक्सिमम कितना भी जा सकता है वो इंस्टीट्यूट का भरोसा नहीं है, बट मिनिमम तो 10 10 10 10 इंस्टीट्यूट हर अदर लॉज में से पूछने वाली है। आ जाओ टू द रिविजन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। कम ऑन, टेक्स्ट बुक पे आ जाइए, कम ऑन, फास्ट फास्ट। आपकी टेक्स्ट बुक्स जो है आपके सामने रखना, ताकि फटाफट रिवीजन हो सकते हैं। प्रॉमिसरी नोट, कम ऑन टेल मी हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन अ प्रॉमिसरी नोट? कौन कौन? मेकर एंड कौन प्राइमरीली लायबल है? मेकर। किसको पेमेंट मिलने वाला है? क्या प्रॉमिस का होना जरूरी है? क्या प्रॉमिस अनकंडीशनल होना जरूरी है? Should the promise be to pay a certain sum of money and money only? हाँ है ना? हमारे promissory note में क्या स्टैंपिंग की जरूरत होती है? And who signs the promissory note? Promisor मतलब the maker. Bill of exchange में कितनी पार्टीज होती है? Come on tell me. कौन से 3? ड्रॉवर, ड्रॉई, पे। कौन प्राइमरली लायबल है? ड्रॉई। किसकी लाइबिलिटी सेकेंडरी एंड कंडीशनल है? ड्रॉवर। किसको पेमेंट मिलने वाला है? एक बार ड्रॉई बिल को एक्सेप्ट कर देता है, ही विल बी कॉल्ड एज द एक्सेप्टर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर होता है? क्या ऑर्डर अनकंडीशनल होता है? शुड द ऑर्डर बी टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली? यस और नो गाइस? इज अ चेक अ काइंड ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज? बट चेक के केस में क्या ड्रॉई हमेशा एक बैंकर ही होता है? चेक के केस में स्टैंपिंग की जरूरत नहीं होती, एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं। हु साइंस द चेक? द ड्रॉअर। हु साइंस द चेक? ड्रॉअर। चेक के केस में क्या ग्रेस डेज मिलते हैं? चेक के केस में तो ग्रेस डेज कहां मिलते हैं? तो कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज की अगर आप मैच्योरिटी कैलकुलेट कर रहे हो, विल इट ओनली बी कैलकुलेटेड आफ्टर एडिंग द 3 days ऑफ ग्रेस? इफ द मैच्योरिटी इज फॉलोइंग ऑन अ पब्लिक हॉलिडे, विल द पेमेंट बी कलेक्टेड ऑन द प्रीसीडिंग डे? बट इफ सब्सिक्वेंटली it is declared as a holiday, you can collect it on the succeeding day. Succeeding मतलब on the next day. अरे हाँ है ना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोग मुझे बताओगे वो ये है, कैन अ माइनर बी अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बट कैन ही बी हेल्ड लायबल ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? सो कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ओके, उस इंस्ट्रूमेंट में वही पर्सन लायबल हो सकता है जिसमें है कैपेसिटी टू कॉन्ट। सेक्शन नंबर बताओ, सेक्शन नंबर 26। यस और नो गाइज? यस। कंसिडरेशन के बिगर इंस्ट्रूमेंट बना है। नो कंसिडरेशन। अकोमोडेटिंग पार्टी और अकोमोडेटेड पार्टी को एक दूसरे के अगेंस्ट कोई भी राइट्स, बट यही इंस्ट्रूमेंट अगर ट्रांसफर होते चले जाता है टू अ होल्डर फॉर वैल्यू, होल्डर फॉर कंसिडरेशन, कैन दिस पर्सन कलेक्ट द अमाउंट ऑन द इंस्ट्रूमेंट? पार्शियली कंसिडरेशन इज प्रेजेंट, पार्शियली कंसिडरेशन इज एब्सेंट। जितना कंसिडरेशन प्रेजेंट है क्या उतना पेमेंट आप रिकवर कर सकते हो? हाँ है ना? व्हाट डू यू मीन बाय एन इनकोहेरेंट इंस्ट्रूमेंट? कम ऑन टेल मी। कोई भी इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट अगर आपको मिला है, क्या आपका प्राइमा फेसी राइट बन जाएगा टू कंप्लीट दिस इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट? अच्छा, अगर आपने कुछ फ्रॉड किया और हायर अमाउंट भर दिया, यू कैन नॉट रिकवर 1 single rupee more than the amount that was due to you. But HDC can recover the complete amount but not exceeding the amount covered by the stamp. क्या बात है, वेरी गुड। बताओगे आप लोग मुझे what do you mean by endorsement? endorsement से क्या आप आपका राइट टू कलेक्ट मनी किसी और को ट्रांसफर करते हो? क्या एंडोर्समेंट राइटिंग में होना जरूरी है? शुड इट बी साइन? साइन बाय द होल्डर। टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट, मेमोरी टेक्निक, कम ऑन बोलो। सी द GPRS. G is for, P is for, R is for, S is for,
सी स्वर, कंडीशनल के 3 टाइप बताओ, सैंस रिकॉर्स, फैकल्टेटिव, कॉन्टेंजेंट एंडोर्समेंट। क्या ये? नेगोशिएशन बैक। अगर इंस्ट्रूमेंट की पार्टी को इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स होते होते वापस मिल जाता है तो उसी को कहते हैं एज अ नेगोशिएशन। जब कभी भी नेगोशिएशन बैक होता है आर द इंटरमीडिएटरी पार्टीज डिस्चार्ज, बट अगर सैंस रिकॉर्स एंडोर्समेंट हुआ तो इंटरमीडिएटरी पार्टीज डिस्चार्ज नहीं होती है। टेल मी हु इज अ होल्डर? 4 कंडीशंस बताओ होल्डर बनने के लिए। कम ऑन टेल मी। You should be you should be entitled to the possession in your, and entitled to recover on the amount on the negotiable holder for consideration. 1, 2, 3, 4 and holder in due course के 8 पॉइंट अच्छे से बोलो। Possession, entitled to the possession in your own, entitled to recover the amount on the negotiable instrument, good faith without negligence before maturity and for consideration। जैसे इंस्ट्रूमेंट होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथों में आता है क्या सारे के सारे पाप धुल जाते हैं? सेक्शन नंबर टॉक्स अबाउट होल्डर इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल इज, इफ आई गिव यू अ गिफ्ट विल यू बिकम होल्डर फॉर वैल्यू और होल्डर इन ड्यू कोर्स? क्रॉसिंग 2 ही टाइप का हो सकता है। कौन से है ये 2 टाइप ऑफ क्रॉसिंग? जनरल एंड स्पेशल। क्रॉसिंग का इफेक्ट क्या होता है? पेमेंट कैन नॉट बी कलेक्टेड अक्रॉस द काउंट, इट कंपल्सरी हैज टू बी कलेक्टेड थ्रू अ बैंक। अगर आपने बैंकर का नाम भी स्पेसिफाई किया है तो इस क्रॉसिंग को कहते हैं स्पेशल क्रॉसिंग। अगर आप कोई भी बैंकर के थ्रू पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं तो ये क्रॉसिंग को कहते हैं जनरल क्रॉसिंग। इसी क्रॉसिंग में आप 2 तरीके की रिस्ट्रिक्शन ऐड कर सकते हो, अकाउंट पे एंड are not negotiable marked checks negotiable? Yes. Are not negotiable marked checks negotiable? Yes. तो होता क्या है? एचडीसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रोटेक्शन टू पेइंग बैंकर, प्रोटेक्शन टू कलेक्टिंग बैंकर। याद है आपको? अगर पेमेंट ड्यू कोर्स में दिया है चाहे एंडोर्समेंट फॉर्ज्ड है फिर भी क्या हमारी पेइंग बैंकर प्रोटेक्टेड है? तो क्रॉस चेक है, अक्रॉस द काउंटर पेमेंट नहीं दिया है, थ्रू अ बैंकर दिया है। स्पेशली क्रॉस्ड है, अक्रॉस द काउंटर नहीं दिया है, उसी बैंक को दिया है जिसका नाम लिखा गया है, तो क्या हमारा पेइंग बैंकर प्रोटेक्टेड है? ओपन चेक है, अक्रॉस द काउंटर पेमेंट नहीं दिया है उसी बंदे को जिसका नाम पे की जगह पे लिखा है। बेरर चेक है, उसी बंदे को पेमेंट दिया है जिसने चेक को प्रेजेंट किया है। तो इन 4 केसेस में क्या हमारा पेइंग बैंकर प्रोटेक्टेड है? चाहे एंडोर्समेंट्स में कोई भी फॉर्जरी क्यों ना हुई हो, आप पेइंग बैंकर के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते, मतलब हमारा पेइंग बैंकर प्रोटेक्टेड है। बट अगर क्रॉस चेक है, अक्रॉस द काउंटर पेमेंट दे दिया, स्पेशली क्रॉस्ड है, किसी और बैंकर को दे दिया, क्या हमारा पेइंग बैंकर लायबल हो सकता है? कलेक्टिंग बैंकर कब प्रोटेक्टेड होता है? जब उसने पेमेंट कलेक्ट किया है इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस। इन गुड फेथ विदाउट बोलो ना, इन गुड फेथ। व्हेन मस्ट अ बैंकर रिफ्यूज टू ऑनर, मस्ट रिफ्यूज टू ऑनर, मस्ट रिफ्यूज टू ऑनर डेट, बोलो अनडेटेड, आउटडेटेड, पोस्ट डेटेड। साइन है ही नहीं, साइन मैच नहीं हो रही है, और साइन में है एक मटीरियल अल्ट्रेशन, ड्रॉवर, डेथ, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिट। उसके बाद क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, स्टॉप पेमेंट, म्यूटिलेटेड चेक, डिफेस्ड चेक, अकाउंट ही क्लोज हो गया तो बैंकर मस्ट रिफ्यूज टू ऑनर। सवाल ये है, इनसफिशिएंट फंड्स मस्ट और मे? तो अगर चाहे बैंकर में ऑनर और अगर चाहे बैंकर में डिसऑनर। यस और नो गाइस? याद कीजिए 84 को मनमोहन सिंह और मोदी जी को जब ड्रॉअर ने चेक को इश्यू किया था, क्या सफिशिएंट फंड्स थे या नहीं थे? ये तो वो पेई है जिसने रीजनेबल टाइम के अंदर चेक को डिपॉजिट, जिसके वजह से एक्चुअली सफर किया हमारे ड्रॉअर ने, क्योंकि चेक इश्यू करने के बाद
और डिपॉजिट होने के पहले बैंक फेल हो चुका है, तो जितना लॉस ड्रॉअर को हुआ है फॉर नॉट डिपॉजिटिंग द चेक विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, उतने के लिए ड्रॉअर लायबिलिटी से छूट जाएगा। हाँ है ना? अकाउंट में सफिशिएंट फंड्स है, ड्रॉई बैंकर की गलती की वजह से चेक डिसऑनर हुआ है, कैन यू क्लेम विंडिक्टिव डैमेजेस? जितना चेक का अमाउंट कम, क्या उतना ज्यादा आप पेमेंट ले सकते हो? बाउंसिंग और डिसऑनर ऑफ चेक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेक्शन नंबर बताइए 138। क्या यहाँ पे चेक इशू किया गया है फॉर अ लीगली एनफोर्सेबल डेट? हाँ है ना? क्या चेक को हमने प्रेजेंट किया है विद इन रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम, विद इन द वैलिडिटी पीरियड विच एवर इज अर्लियर? चेक बाउंस हो गया है, 3 ही कारण 138 में कवर हुआ है। insufficient funds, stop payment, drawer not allowing the holder to present the check। आपको उसे नोटिस देनी पड़ेगी 30 दिनों के अंदर। इसी नोटिस में 15 दिनों का समय लिखना होगा। 15 दिनों में पेमेंट कर दिया, क्या बात है, और अगर पेमेंट नहीं किया तब 1 महीनों के अंदर यू विल गो टू द कोर्ट ऑफ, कौन से कोर्ट ऑफ लॉ में हमने अमेंडमेंट देखा था? अगर चेक ओपन चेक है, ओपन चेक, ड्रॉई बैंक जहां पे सिचुएटेड है उसी कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में। बट अगर चेक क्रॉस्ड चेक है, कलेक्टिंग बैंकर जिस एरिया में है उसी एरिया के कोर्ट में आप एप्लीकेशन दोगे। सजा कौन सी हो सकती है 138 के अंदर? बोलो। मैक्सिमम 2 years ऑफ जेल, मैक्सिमम 2 times द अमाउंट ऑफ द चेक एज फाइन और बोथ फाइन एज वेल एज जेल। क्या बात है, वेरी गुड। मटीरियल अल्ट्रेशन 2 ही केसेस में हो सकता है, जब लीगल इफेक्ट चेंज हुआ या राइट्स या लायबिलिटीज चेंज हुई है। जैसे ही मटीरियल अल्ट्रेशन हो जाता है, ऑल दोज पार्टीज हु डिड नॉट गिव कंसेंट टू द मटीरियल अल्ट्रेशन विल गेट डिस्ट्रिक्ट। बट कुछ मटीरियल अल्ट्रेशन है जो लॉ मेकर ने अलाउ किए, जैसे कि क्रॉसिंग, रिस्ट्रिक्शन डालना, फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ एन इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट, कन्वर्जन ऑफ ब्लैंक एंडोर्समेंट इनटू फुल, ये सारी चीजें अलाउड है। तो यहां पे इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज, एक्सेप्टेंस, अगर मैं बोलती हूं एक्सेप्टेंस, एक ही इंस्ट्रूमेंट में एक्सेप्टेंस का क्वेश्चन अराइज होता है, एंड दैट इज अ बिल ऑफ एक्स। कौन एक्सेप्टेंस देता है? ड्रॉई। और ड्रॉई एक्सेप्टेंस देने के बाद विल बी कॉल्ड एज द एक्सेप्टर। मुझे बताओ ना एक बात, एक्सेप्टेंस क्या राइटिंग में होना जरूरी है? क्या सिग्नेचर होना जरूरी है? क्या साइंड लिखना जरूरी है? सॉरी, एक्सेप्टेड लिखना जरूरी है? एक्सेप्टेड लिखना जरूरी नहीं। यही एक्सेप्टेंस के 2 टाइप्स है, क्वालिफाइड एंड जनरल एक्सेप्टेंस। सो एनी एक्सेप्टेंस विदाउट एनी कंडीशंस अटैच्ड इज नोन एज अ जनरल एक्सेप्टेंस। अगर कंडीशन से आपने एक्सेप्टेंस दिया है, इज अ क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। हाँ, डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। अ बिल कैन ऑल्सो गेट डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। और कौन से है वो सिचुएशंस जहां पे बिल गेट्स डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस? 48 आवर्स के अंदर ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया है, एक से ज्यादा ड्रॉइज है, और ये जो ड्रॉइज है ये पार्टनर्स नहीं है और सबने साइन नहीं किया है, तो डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। ड्रॉई फिक्टिशियस पर्सन है, ड्रॉई गुमशुदा है, ड्रॉई माइनर है, इनकैपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, या तो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दिया है और होल्डर ने कंसेंट नहीं दिया है, तो माना जाएगा बिल हैज गॉट डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। वापस से बता सकते हो क्या, कब बिल डिसऑनर होता है ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस? 48 आवर्स के अंदर ड्रॉई ने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया, ड्रॉई फिक्टिशियस है, ड्रॉई गुमशुदा है, ड्रॉई इनकैपेसिटेड है। 3 पॉइंट्स बता दो। ड्रॉई फिक्टिशियस है, ड्रॉई गुमशुदा है और ड्रॉई इनकेपेबल है। ड्रॉई एक से ज्यादा है और ये एक से ज्यादा लोग पार्टनर्स नहीं है और सबने साइन नहीं किया। और एक लास्ट केस है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस था और होल्डर ने कंसेंट नहीं दिया, तो माना जाएगा बिल हैज गॉट डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। फिक्टिशियस कौन है? ड्रॉअर, ड्रॉई या पेई? अंडर सेक्शन नंबर 42 पेई इज फिक्टिशियस। 2 पेई इज फिक्टिशियस। अगर ये बिल एचडीसी के हाथों में जाता है, क्या हमारे ड्रॉई को पेमेंट एचडीसी को देना पड़ेगा? क्या सारे के सारे पाप धुल जाएंगे? फिर याद कीजिए, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड,
एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर एंड पेमेंट फॉर ऑनर। हम दो लोगों के नाम लिख रहे हैं ड्रॉई की जगह पे कि पहले तो ओरिजिनल ड्रॉई के पास जाओ, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप इस दूसरे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड के पास भी जा सकते हो। ड्रॉई इन केस ऑफ नीड की लायबिलिटी तभी अराइज होगी जब ओरिजिनल ड्रॉई इन केस ऑफ नीड एक्सेप्टेंस नहीं देता है। एक्सेप्टेंस फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉवर एंड पेमेंट इज फॉर द ऑनर ऑफ द एक्सेप्टर। हाँ, मतलब ड्रॉई। हाँ है ना? अरे बोलो ना। उसके बाद डिस्चार्ज ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मेमोरी टेक्निक, कम ऑन, पी बोलो, पेमेंट। सी इज फॉर कैंसिल, आर इज फॉर, एन इज फॉर, ओ इज फॉर, एम इज फॉर मटीरियल अल्ट्रेशन एंड क्यू इज फॉर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। उसके बाद नेक्स्ट 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 कल का जो मैंने किया था 143A एंड 148 याद कीजिए। सबसे पहली बात तो मुझे बता, 143A रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है? रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है? प्रोस्पेक्टिव। बट 148 इज रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर। यस और नो गाइज? 143A कहता है जब कभी भी हमारा पेई ड्रॉअर के अगेंस्ट केस फाइल करता है उसे 20% ऑफ द अमाउंट ऑफ द चेक डिपॉजिट करना पड़ता है विद इन 60 डेज और सफिशिएंट कॉस्ट दिया तो विद इन 30 डेज। हाँ या ना? बट अगर ऐसा फाइनली साबित होता है कि हमारा ड्रॉअर जो है ही इज नॉट गिल्टी, ही इज इनोसेंट, तब ऐसे केस में ये जो अमाउंट डिपॉजिट करवाया था क्या हमारे पेई को ड्रॉअर को लौटाना पड़ेगा? दैट टू विद इंटरेस्ट। Interest at a bank rate prescribed by RBI on the first day of the financial year। और 148 जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है? जब कभी भी आप हायर अपील के लिए जाते हो आपको 20% ऑफ द कॉम्पेंसेशन अमाउंट डिपॉजिट करना होता है विद इन अ पीरियड ऑफ 60 प्लस 30 डेज। चलो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे चलो पता चलता है ड्रॉअर निर्दोष है। क्या पेई को ड्रॉअर को पैसा लौटाना पड़ेगा विद इन 60 प्लस 30 डेज एट एन इंटरेस्ट rate prescribed by RBI on the first day of the financial year. So this is all about the Negotiable Instruments Act. एक बार जोरदार ताली आप सब लोगों के लिए। हम लोग अभी ये दोनों भी पेपर्स 8 मिनट है, 4-4 मिनट दोनों पेपर्स के लिए मेरे पास है। शुरू करते हैं विथ ये है मई 18 का पेपर, एनआई एक्ट के सवाल। फटाफट फटाफट मई 18। ओके, प्लीज स्टॉप मी इफ आई स्किप एनी ऑफ द क्वेश्चंस। एजेंसी का क्वेश्चन है, हो गया ना? ये जनरल क्लॉजेस एक्ट, डिविडेंड कंपनीज एक्ट, MGT 7 कंपनीज एक्ट। मिस्टर वी ड्रॉज अ चेक ऑफ 11,000 एंड गिव्स इट टू बी बाय वे ऑफ अ गिफ्ट। स्टेट विथ रीजन। अच्छा अभी सवाल तो देख लो ना। Whether Mr. B is a holder in due course as per the NI Act, he will only be called as a holder. So why is he not the HDC? Because he accepted the check without consideration. Very good. But उसमें और एक सवाल है, is B entitled to receive the amount of 11,000 from the bank? Yes, he is entitled to receive the amount from the bank. Yes or no guys? तो देखो बहुत बार इंस्टीट्यूट का सवाल और उसके मार्क्स एक दूसरे से मैच नहीं हो गए। आपको लग रहा होगा इजी है, बट आप ये मत सोचना कि बाकी के स्टूडेंट्स को भी ये सारी चीजें इजी लग रहे हैं। ठीक है, सॉल्व तो करके देखो। एक बार ऐसे ही चले जाना डिनर के लिए। ठीक है, भोलेनाथ, वाह। Drew a check in favor of Surender. After having issued the check, Bholenath requested Surender not to present the check for payment and gave a stop payment request to the bank in respect of the check issued to Surender. Decide under the provisions of the Negotiable Instruments Act whether the said acts of Bholenath constitute an offence. हाँ या ना? Yes, section number बताओ। 138, ड्रॉवर नॉट अलाउिंग द होल्डर टू प्रेजेंट द चेक एंड प्लस स्टॉप पेमेंट भी है।
मतलब क्या ये ऑफेंस है? हाँ या ना? विल ही बी हेल्ड गिल्टी? कैन ही बी सेंट टू जेल? कैन ही बी लायबल फॉर अ फाइन? और कैन ही बी पनिशेबल बाय बोथ? सेक्शन नंबर बताओ. 138. नेक्स्ट, कंपनीज एक्ट, ऑडिटर, जनरल. ये क्या है? शेयर्स है. बायबैक, ये भी हमारा हुआ था. बायबैक रजिस्टर. इतना ही है शायद. नहीं है. स्टेट द रूल्स. है भगवान, ये तो फाउंडेशन का बच्चा भी जवाब दे सकता है. अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट फॉर असर्टनिंग द मेच्योरिटी ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज. कोई भी बिल ऑफ एक्सचेंज मेच्योर होगा ओनली आफ्टर एडिंग 3 days ऑफ ग्रेस. इफ द बिल इज पेबल आफ्टर डेट, दिन शुरू हो गए फ्रॉम द डे द बिल वॉज मेड. इफ द बिल इज पेबल आफ्टर साइट, the date calculation will start from the day the bill was accepted. If the maturity is falling on a holiday, payment can be collected. Maturity will be on a preceding day, and if subsequently it is declared as a holiday, payment can be collected on the succeeding day. मतलब पता नहीं मजाक किया है इंस्टीट्यूट ने. 5 marks into your pockets. नवंबर 18 देखते हैं. नवंबर 18. सब करेंगे बेटा, टाइम तो होना चाहिए ना. एक बार आप यहां पे देखो, कहीं मेरा कुछ क्वेश्चन तो स्किप नहीं हो रहा है. चेक. Okay. Mr. Muralidharan drew a check payable to Mr. Vyas or order. Okay. So, यहां पे कुछ क्रॉस चेक वगैरह कुछ नहीं लिखा है, तो सिर्फ लिखा है मुरलीधरन ड्रू द चेक. हु इज द ड्रॉवर ऑफ द चेक एंड हु इज द पेई? मिस्टर व्यास. ओके. और ऑर्डर मतलब इट इज एन ओपन चेक. Mr. Vyas lost the check and was not aware of the loss of the check. The person who found the check forged the signature of Vyas and endorsed it to Parshvanath as the consideration for goods bought by him from Parshvanath. So basically, ये जो पार्श्वनाथ है उसको ये चेक मिला है फॉर कंसिडरेशन, और उसने तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट किया इन गुड फेथ, विदाउट नेग्लिजेंस एंड बिफोर मैच्योरिटी. उसको क्या पता कि यहाँ पे ये किसने नहीं, जो वो पर्सन, उसका नाम ही नहीं दिया है जिसने ये कांड किया है. ओके. मिस्टर पार्श्वनाथ. हाँ, ऑब्वियसली इट इज एन ओपन चेक. सो मिस्टर पार्श्वनाथ एनकैश्ड द चेक ऑन द वेरी सेम डे फ्रॉम द ड्रॉई बैंक. क्योंकि ओपन चेक का पेमेंट कहां कलेक्ट होता है? अक्रॉस द काउंटर. तो पार्श्वनाथ एचडीसी है, अक्रॉस द काउंटर गए, चेक प्रेजेंट किया और पेमेंट ले लिया. Mr. Vyas intimated the Drohi Bank about the theft of the check after 3 days. Meantime, व्यास को समझ में आया कि उनका जो चेक है वो खो गया है. So he intimated the Drohi Bank. But जब तक तो Drohi Bank ने ऑलरेडी पार्श्वनाथ को पेमेंट कर दिया था. Examine the liability of the Drohi Bank. मुझे बताओ, can व्यास sue the Drohi Bank? आप सिर्फ नो मत बोलो, मुझे बोलो why he cannot sue. Will the Drohi Bank be protected? Because payment has been made in due course. It is an open check order, क्योंकि नाम लिखा हुआ है, and payment is made to the person who is holding the check. तो पार्श्वनाथ का नाम है और पार्श्वनाथ को ही पेमेंट दिया गया है. प्लस माय डियर फ्रेंड्स, the Drohi Bank will be protected notwithstanding the fact that any endorsement turns out to be a forgery. Yes or no guys? यहां पे ओरिजिनल ड्रॉवर की साइन फॉर्ज नहीं है. ड्रॉई की नहीं रे, पेई की साइन फॉर्ज है. ड्रॉई तो बैंक होता है ना, यहां पे 2 पेई की सिग्नेचर फॉर्ज है, फिर भी ड्रॉई बैंक प्रोटेक्टेड है. समझा या नहीं?
पहला ही सवाल था ना ये? ओके, नेक्स्ट उसी के नीचे, मिस्टर एस वेंकटेश ड्रॉ चेक इन फेवर ऑफ एम। ड्रॉ चेक इन फेवर ऑफ एम मतलब पेई एम है और ड्रॉवर कौन है? वेंकटेश। और एम जो है 16 बालक है, ही इज अ माइनर। सो कैन अ माइनर बी अ पार्टी टू अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? बिकॉज इस केस में तो एम पे ही है ना, चलेगा क्या? उसको तो राइट्स मिल रहे हैं, वो लायबल नहीं है। चेक के केस में कौन प्राइमरीली लायबल होता है? ड्रॉवर, हाँ ना। नेक्स्ट देखो क्या हुआ है, एम सेटल्ड हिज रेंटल ड्यू by endorsing the check in favor of Mrs. A, the owner of the house in which he stayed। तो ऐसा कुछ हुआ है कि M जो है वो A के घर पे रेंट पे रह रहा है, ओके तो उसको चेक मिला वेंकटेश से, वही चेक M ने A को फॉरवर्ड कर दिया रेंट देने के लिए, मिसेज A को। अरे हाँ है ना, द ओनर ऑफ द हाउस, so Mrs. A is the owner of the house where he is staying। The check was dishonor when Mrs. A presented it for payment on the ground of inadequacy of funds। Unfortunately, check bounce हो गया। Reason: inadequate funds। Advise Mrs. A how she can proceed to collect her dues। अब मुझे बताओ, चेक के पार्टीज वेंकटेश एम ए, वेंकटेश एम ए, और हाँ ड्रॉई बैंक बीच में है, तो ड्रॉई बैंक का तो यहां पे सवाल नहीं है। वेंकटेश एम ए ने जब चेक को डिपॉजिट किया, इट गॉट डिसऑनर्ड। एचडीसी है हमारी मिसेज ए, शी कैन स्यू एनी प्रायर पार्टी। एडवाइस मिसेज ए, हु कैन शी स्यू? ओनली एस वेंकटेश। शी कैन नॉट स्यू एम। Why? Because a minor cannot be held liable on a negotiable instrument according to section number 26। Yes or no, guys? So वैसे भी case is not maintainable against M. She has no option। और एक प्रायर पार्टी सिर्फ वेंकटेश ही बचता है। She has to file a case against वेंकटेश only। अगर बहुत सारी पार्टीज होती तो हो सकता है किसी और के अगेंस्ट भी, बट यहां पे दो ही प्रायर पार्टीज है, एम और वेंकटेश। एम के अगेंस्ट केस मेंटेनेबल है नहीं, तो ए को हम एडवाइस करेंगे टू फाइल अ केस अगेंस्ट एस वेंकटेश। यस और नो गाइज? यस। ये रहा 5 मार्क का लास्ट अटेम्प्ट में भी फाइंडर ऑफ गुड्स का सवाल डायरेक्ट थ्योरी, इस अटेम्प्ट में भी 5 मार्क का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ बिल ऑफ एक्सचेंज कैन गेट डिसऑनर्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस? ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज इफ अ चेक गेट्स डिसऑनर्ड फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट। मतलब ये दोनों सवालों का एक दूसरे से कोई रिलेशनशिप नहीं, ये दूसरा वाला 138 की कॉन्सिक्वेंसेज है। चेक डिसऑनर हुआ ड्यू टू इनसफिशिएंट फंड्स, बताओ मुझे कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? यू कुड बी, ड्रॉअर कैन बी sent to imprisonment for a maximum term of 2 years। He could be liable for a fine of 2 times the amount of the check, or he could be liable for both jail as well as fine। And explain the circumstances where a bill can be dishonored due to non-acceptance। 48 आवर्स के अंदर ड्रॉई ने एक्सेप्टेंस नहीं दिया, ड्रॉई फिक्टिशियस है, ड्रॉई गुमशुदा है, ड्रॉई माइनर है, मतलब इनकैपेसिटेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस था और होल्डर ने रिजेक्ट कर दिया है, बिल विल बी कॉल्ड एज डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। एक से ज्यादा ड्रॉइज है और ये ड्रॉइज पार्टनर्स नहीं है और सबने साइन नहीं किया, इट विल बी कंसिडर्ड एज इफ अ बिल हैज गॉट डिसऑनर्ड ड्यू टू नॉन एक्सेप्ट। अब देखो ऐसे सवाल अगर आते हैं, लेट मी टेल यू, आपको जितना आता है आप लिख दो। ऐसा नहीं होता है कि सारे पॉइंट्स लिखे तो ही सारे मार्क्स मिलते हैं। जैसे आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में स्टेप वाइज मार्किंग होता है ना, सेम मेथोडोलॉजी इज ऑल्सो फॉर थ्योरी पेपर्स। तो सपोज आपको ये सर्कमस्टेंसेस में से 5-6 में से आपको 2-3 ही याद आ रहे हैं, फिक्टिशियस है, गुमशुदा है, माइनर है, उतना ही याद आ रहा है आपको, या 48 आवर्स तक उतने 4 पॉइंट्स लिख दो,
उतने के लिए मार्क्स मिलेंगे। और दूसरा पार्ट का पूरा आ रहा है ना, जेल फाइन दोनों भी, तो वो लिख दो। जितना आपने लिखा है उतने के लिए आपको मार्क्स मिलेंगे। आप ऐसे मत सोचो कि आधा ही आ रहा है तो आधा क्या लिखो। एक एक मार्क जो है विल मेक अ डिफरेंस इन द ओवरऑल यू पासिंग और नॉट पासिंग। सो इसीलिए व्हाट एवर यू नो राइट इट डाउन। सो आप खुद देख लो टोटल मार्क्स कितने पूछे। 5 + 4 + 4 13। दोनों भी अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट ने 13 मार्क्स के सवाल जो है वो पूछे फ्रॉम द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो बेसिकली यहां पे तो 13 + 15 कितना हो गया, 28 मार्क्स। और यहां पे कितना, 5 + 4 + 4 13 + 9 जो भी है 22 मार्क्स के सवाल जो है इंस्टीट्यूट ने पूछे फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एंड द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। सुनो ना मेरी बात, एनआई के कुछ सवाल बाकी है, वो आप लोगों का होमवर्क होगा। कुछ भी डाउट्स हो गए यू कैन आस्क मी, आई डू नॉट माइंड। सारे इजी सवाल है और सारे सवाल मैंने ऑलरेडी क्लास में डिस्कस किए। फ्रॉम टुमारो वी विल बी स्टार्टिंग विथ द लास्ट एक्ट ऑफ आवर सिलेबस विच इज द जनरल क्लॉजेस एक्ट। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल टुमारो।